नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनीत वर्मा पर। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष जो सब्जेक्ट लेकर आया हूँ काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट है, जो पहले इंडियन पेनल कोड के रूप में आप सभी जानते थे। अब ये नया सब्जेक्ट आज का भारतीय न्याय संहिता 2023 हो चुका है। तो इन जो वीडियो मेरी ये होगी, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को करेगा जो लोग पहले से जानते हैं इसको, भारतीय न्याय संहिता को, और उन लोगों को फ़ायदा करेगा जो कुछ भी नहीं जानते हैं। यानी दोनों लोगों के लिए बहुत फ़ायदा करने वाली ये वीडियो है। और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि इसके 2-3 पार्ट में मैं इसको पूरा ख़त्म कर दूँ। और जब भी आपको रिवीजन करना हो तो इस वीडियो को उठाइए और इस नोट्स को उठाइए और आप अपना फटाफट रिवीजन कर लें। ये केवल याद करने के परिपथ से बनाया जा रहा है कि आपको चीज़ें रट जाएं, क्योंकि परीक्षाओं में आपसे मैचिंग के लिए आए तब ना गलत हो। जब आपसे इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछा जाए तो आपको सेक्शन याद हो, तो इसलिए ये बनाई जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएनएस की। तो बीएनएस में कुल जो चैप्टर है वो 20 हैं और कुल धाराएँ 358 हैं। फिर हमें याद आएगा कि आईपीसी में कितने अपने चैप्टर थे। तो आईपीसी में हमारे चैप्टर थे 23 और धाराएँ 511 था। आपको लगेगा कि हमारा जो भारी भरकम 511 धाराओं वाला जो कानून था वो समाप्त कर दिया है, और अब हमारा जो नया कानून है बीएनएस, वो छोटा सा कानून बन गया जिसमें 358 धाराएं हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो 511 धाराएं थी उनमें से कुछ धाराओं के जो दंड संबंधित बात थी वो अलग अलग कही गई थी। इसमें क्या किया गया है कि जिसमें परिभाषा दी होगी उसी में दंड का प्रावधान कर दिया गया, इसलिए आपको छोटा लगता है। जबकि आपको जो प्रावधान है वो वैसे ही पढ़ना होता है। बस क्या किया गया है इस एक्ट में कि कुछ महिलाओं संबंधित का है, या जो बिखरे हुए अपराध थे वो एक चैप्टर में कर दिया गया है। मतलब जो बिखरापन था आईपीसी का, जो अमेंडमेंट वाले पार्ट थे वो सारे हटाकर अब एक व्यवस्थित रूप में एक न्याय संहिता बनाने का प्रयास किया गया है। फिर बात करते हैं लागू होने की तिथि क्या है। अपनी बीएनएस जो हमको नया पढ़ना है 1 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति की इस पर सहमत मिली थी 25 दिसंबर 2023। ये बहुत बार बातें हो चुकी हैं, यहाँ पे हम ज़्यादा समय ना देते हुए हम जानेंगे कि आखिर क्या नया जोड़ा गया है किसमें, बीएनएस 2023 में। तो बीएनएस में जो भी चीज़ें नई जोड़ी गई वहाँ से क्वेश्चन बनना और पूछा जाना आपसे ज़रूर कहीं ना कहीं जाओगे तो पूछा भी जाएगा और क्वेश्चन भी बनेगा। तो 2-3 में जो बालक की परिभाषा है उसको जोड़ा गया है। 48 में भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण को जोड़ा गया है। यानी 48 में क्या है, भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण। और 69 में जोड़ा गया है प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन। यानी कोई प्रवंचनापूर्ण साधन का प्रयोग करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, यानी कि मैथुन करता है, उसको जोड़ा गया है 69 में। 95 में जोड़ी गई है बात क्या कि अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना या नियोजित करना या नियुक्त करना। यानी कि अगर कोई भी अपराध कारित करने के लिए बालकों को भाड़े पर ले लेता है या उसको अपने नियोजन में लगा लेता है या नियुक्ति करता है तो उसके लिए अपराध जोड़ा गया है 95। होता क्या था कि बालक समझ से परिपक्व नहीं होते थे और जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के होते थे बालकों को भाड़े पे ले आते थे या उनको अपने साथ काम पे लगा लेते थे या नियुक्त कर लेते थे। उसके अपराध करने के लिए जो दंड विधि में प्रावधान नहीं था, तो उसके लिए ये नई संहिता हमारा 95 में प्रावधान करती है। फिर बात की गई है धारा 152। धारा 152 में कुछ चीज़ें हुई हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, क्या चीज़, संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य के लिए नया प्रावधान 152 में डाला गया है। 103(2) में कुछ बातें कही गई हैं जिसके बारे में नया प्रावधान जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह, ये संख्या ही पूछ ली जाएगी। 103 में कितने व्यक्तियों की संख्या है, तो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा मिलकर क्या किया जाता है, मौन ब्लीचिंग किया जाता है। किसके लिए, मूल वंश, जात या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा या अन्य समरूप आधार पर। यानी कि कितने आधार हैं, 6 आधार आपने देखा है, मूल वंश, जात या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा या अन्य समरूप कोई आधार है, उनके आधार पे अगर मॉल ब्लीचिंग किया जा रहा है कितने लोगों के द्वारा, 5 या 5 से अधिक
व्यक्तियों के समूह द्वारा मिलकर तो हत्या करते हैं, तब उनके लिए दंड का जो प्रावधान है तो मृत्युदंड हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है। जैसे भीड़ के द्वारा ये सब चीज़ें हो जाता है, कभी जात की वजह से हो गया है, कभी लिंग के आधार पर हो गया, तो इन सब के आधार पर अगर जो भी होती थी हत्याएं, उनके लिए दंड का प्रावधान पुरानी संहिता में हमारे नहीं था, तो उसका प्रावधान 103(2) में जोड़ दिया गया है। फिर 106(2) में एक बातें जोड़ी गई हैं, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने पर दंड। मतलब ये जो दंड की सज़ा उपेक्षा द्वारा अगर कोई मृत्यु कारित करती है तो उसके लिए 106(2) में जोड़ दिया गया है, जिसमें 10 साल का जो सज़ा का प्रावधान और फाइन, और इसी को लेकर बवाल मचा हुआ था पूरा भारत में, क्योंकि ड्राइवर लोग कह रहे थे कि हमसे कभी जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, वो तो हो जाता है। अगर आप इस तरीके से इसको इतना तगड़ा अपराध कर दोगे तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी तरीके से ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, कार, ये सारे कार बस चलाने से मना ही कर देंगे, क्योंकि भाई हम हमेशा उस खतरे को नहीं जानते जो हमारे साथ दुर्घटना घटने वाली होती है। तो इसको लिए प्रोटेस्ट हुआ बहुत ज़्यादा, तो यह अभी लागू नहीं है, लेकिन ये प्रावधान इन्होंने बनाया था। फिर 111 में भी बात इन्होंने की थी संगठित अपराध के लिए दंड। 112 में छोटे संगठित अपराध करने के लिए दंड, ये भी बातें पहले नहीं थी। 111 में जो संगठित अपराध कोई करता है, 112 में जो छोटे संगठित अपराध करता है, 113 आतंकवादी जो कृत्य हैं उनके लिए जो प्रावधान किया गया 113 में किया गया, ये भी पहले नहीं थे। यानी संगठित, ये मैचिंग के लिए अभी तक क्वेश्चन बना है उत्तराखंड में कि 111 में क्या है, 112 में क्या है, 113 में क्या है। तो 111 में है संगठित अपराध, 112 में है छोटे संगठित अपराध, 113 में है आतंकवादी कृत्य। और फिर हम देखते हैं और क्या जोड़ा गया है, 117 के 3 में और 117 के 4 में प्रावधान जोड़ा गया है स्वेच्छा घोर उपहत के संबंध में, कि कोई स्थायी दिव्यांगता या विकृतशील दशा में डालता है, किससे, स्वेच्छा घोर उपहत के द्वारा, तो उसके लिए 10 साल की सज़ा या पूरे जीवन आजीवन हो सकती है, या फाइन उसको देना पड़ेगा। 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा घोर उपहत के लिए भी यहाँ पर सज़ा की बात की गई है 7 साल की, और फाइन की बात की गई है। फिर धारा 152 को भी जोड़ा गया है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को, ये मैंने पहले भी बता दिया था, 7 साल की इसमें सज़ा की बात की गई है और उसमें जुर्माना की बात की गई है। तो ये बातें हो गई। फिर 195(2) भी आपकी धारा जोड़ी गई है, जिसमें बात की गई है कि लोक सेवक को हमले की धमकी देगा और उसके कार्य में बाधा पहुंचाना दंडनीय होगा। किसके लिए 195 में जोड़ा गया है, लोक सेवक को हमले की धमकी देगा और उसके कार्य में बाधा पहुंचाना दंडनीय होगा। ठीक है। फिर 197(D) भी जोड़ी गई है, जिसमें बात क्या जोड़ा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली मिथ्या या भ्रामक जानकारी देता है या प्रकाशित करता है तो उसके लिए 3 साल की सज़ा की बात की गई है, या फाइन हो सकती है या दोनों हो सकती है। फिर 304 याद करके जाना है, झपटमारी के बारे में पहले नहीं था, स्नैचिंग के बारे में अपराध अब 304 में है। 324(3) में रिस्ट्रिक्ट में कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं कि सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता। पहले इसके बारे में नहीं था, अब प्रावधान जोड़ दिया गया कि सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति को जो कोई नुकसान पहुंचाएगा उसके लिए भी उसको 1 साल की सज़ा मिलेगा और जुर्माना भी लगेगा। फिर धारा 341(3) और 4 जोड़ी गई है, जिसमें बात की गई कि धारा 338 के अधीन दंडनीय जो कूट रचना करने का आशय से कूटकृत्य, मुद्रा आदि बनाना एवं कब्जे में रखना, उसके लिए प्रावधान किया गया है 341(3) और 4 में। फिर 358 जोड़ी गई है, जिसमें निरसन और व्यावृत्ति की बात की गई है। फिर हम यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो IPC में जो अपराध इधर उधर हुए हैं उनके बारे में, कि IPC में कहाँ था, अब जो है BNS में कहाँ हो गई है। यह 34(3) में 5 में पहुँच गई। 34 जो सामान्य आशय को गुरु सर्वे बारे में बात करता था। 149 जो पहले बात करती थी जो है सामान्य उद्देश्य के बारे में। तो इस तरीके के जो प्रावधान हैं अब जो है बदलाव हो गया है। इनको मैं PDF भेज दूँगा, एक बार आप देख लेंगे। फिर हम अब आगे बात करेंगे अध्याय पे। तो BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 का एक्ट है, आप सभी को पता है।
इसकी जो पहली धारा बात करती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ और लागू होना। तो नाम तो आपको पता है कि इसको भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जाता है। यह कब प्रवृत्त होगा? ये उस दिन प्रवृत्त हो गई है जब केंद्र सरकार चाही। केंद्र सरकार ने कब चाहा? 1 जुलाई 2024 को। यहाँ तक बात हो गई। फिर इसकी जो उपधारा 3 है वो क्या करती है? बात करती है कि अब क्या है अपराध। तो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल, मतलब इस संहिता में जो बातें की उनके प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। तो ये बात क्या करता है? प्रत्येक व्यक्ति में कौन आता है? चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, वो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे कंपनी हो या निगम हो, वो भी क्या करेगा? अगर इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल, अगर इस संहिता में जो प्रतिकूल अगर कोई बात करेगा तो कार्य या लोभ के लिए, तो वह भारत के भीतर दोषी होगा और इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा और अन्यथा नहीं होगा। यानी कि अगर अन्य किसी, जो लास्ट में शब्द जोड़ा गया है जो बात कर रहा है, अन्यथा नहीं होगा, यानी कि अगर वो इस संहिता के प्रतिकूल कोई काम नहीं करेगा तो अपराध नहीं होगा। ठीक है। फिर अपवाद यहाँ पर जोड़ा गया है कि इसका अपवाद क्या है। तो एक्स्ट्रा कुछ मतलब व्यक्तियों को अभियोजन से छूट प्राप्त है कि जिनके द्वारा किया गया अपराध भी अपराध नहीं होगा इस संहिता। एक तो राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल, जिनको विशेषाधिकार मिला है आर्टिकल 361 में। फिर विदेशी संप्रभु हैं, फिर राजदूत जो हमारे यहाँ रहते हैं, या अंतर्देशीय जो शत्रु हैं विदेशी सेना के जो हैं, अब उनके लिए छूट प्रदान की गई है। फिर उपधारा 4 क्या कहती है कि भारत की सीमा से बाहर अपराध के लिए दंड, यानी कि अगर भारत से बाहर सीमा कोई अपराध करोगे तो उसके लिए दंड की बात कहाँ पे की गई है? तो उसे ऐसा माना जाए कि वो भारत में अपराध हुआ है। ठीक है। तो यानी कि अगर कोई भारत के बाहर भी कोई अपराध, भारत की सीमा से बाहर अपराध के लिए दंड है तो उसे ऐसा माना कि भारत में अपराध हुआ है। ठीक है। अगर भारत का वो व्यक्ति है। तो 5वीं में बात करता है कि इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और भारत से किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, भारत से बाहर है और परे किसी स्थान में भारत के नागरिक द्वारा कोई अपराध किया था तब भी संहिता के तहत दंडनीय होगा। और किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान, चाहे वह कहीं पर भी हो, यानी कि हमारा कोई पानी वाले जहाज़ हैं या विमान हैं, अगर पोत हैं ये कहीं पर भी होंगे, अगर इस पर कोई अपराध करेगा तो माना जाएगा कि भारत में अपराध के। तो 2 धाराएं जो आपकी बात कर रही हैं 4 और 5, जो भारत के बाहर भी अगर कोई अपराध भारतीय कर रहा है या भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत पर कर रहा है तो भारत में अपराध माना जाएगा। सी में बात करता है, ये जाके लखनऊ में पीएचडी एंट्रेंस में ये पूछा गया था कि भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को भी लागू है। तो ये बात कहाँ पे की गई थी? तो ये पूछ लिया गया था अंदर से कि 5 के सी में बात की गई है। अपवाद क्या है? सेना के अधिकारी पर लागू ये नहीं है, जो हमको पढ़ना था 6ठी बात। फिर इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो परिभाषा 2.1 में क्या है? कार्य की परिभाषा दी गई है। कार्य के अंतर्गत क्या आता है? कार्यों की आवाली उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एक कार्य होता है। मतलब कार्य बहुत सारे कार्य तो क्या हो जाएंगे? कार्य यानी एक्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। जीव जंतु यानी कि मानव से भिन्न कोई भी प्रणाली अभिप्रेत है, यानी मानव नहीं है कोई भी और होगा तो वो क्या कहलाएगा? जीव जंतु कहलाएगा। यानी कि ए से 2 आपकी परिभाषाएं हो गई, एक तो हो गया एक्ट, दूसरा हो गया एनिमल। तो ए से 2 परिभाषाएं आपकी क्लियर हो गई, एक में आए कार्य, दूसरे में जीव जंतु। तीसरी बात करी जा रही है कि बालक की बात कहाँ पे की गई? पहले यह परिभाषा नहीं थी, यह न्यू ऐड की गई है। तो बालक से मतलब है 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। तो आयु की बात कहाँ पे की गई है? आपसे पूछा था कि बालक कितने वर्ष का होगा? 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से अधिक, 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक। तब आपको यहाँ पे देखना है, याद रखना है कि 18 वर्ष से कम। इसी के साथ आपने जब संविधान पढ़ा होगा तो संविधान में जो आपने फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ी होंगी, फंडामेंटल ड्यूटी में जो 51 के में बात की गई है कि कितनी आयु की बात है कि माता पिता और संरक्षक अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाएगा, तो वहाँ पे बात की गई 6 से 14 तक। इसी तरीके से 45 आर्टिकल में देखते हो उसमें भी आयु की बात की गई है, तो वहाँ पर 6 से 0 वर्ष के बच्चे की बात की गई है। तो इस तरीके से हमारा जो आर्टिकल है 23-24 उसमें जो है बलाश्रम से प्रतिषेध किया गया। तो किस आयु वर्ग तक बच्चों को किया गया कि बलाश्रम नहीं कराया जाएगा? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का। ठीक है। तो ये भी चीज़ें मतलब आयु से संबंधित जहाँ पे बात की गई है उनको हम कोरिलेट करके ही पढ़ेंगे।
फिर कूटकरण की बात की गई है। कूटकरण क्या होता है? कूटकरण होता है प्रवंचना करके किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सादृश्य बना देना। मतलब एक पहले जो जैसी कोई चीज़ थी वैसी ही दूसरी चीज़ बना देना। होता क्या है कि हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो हमारे कॉलेज के, वो क्या करते हैं, अगर कोई एक टीचर किसी भी एक्टिंग से पढ़ाते तो सादृश्य उसी तरीके से एक्टिंग करके उसके बाद क्लास में पढ़ाते हैं और उसके बाद खूब हंसते हैं, मज़ा लेते हैं। तो एक तरीके से क्या होता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सादृश्य बनाने, यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट से है या की बात की जाती है। यहाँ पर एक केस है के हासिम बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि बीएनएस की धारा 2(4) के अधीन प्रयुक्त शब्द कूटकरण का अर्थ यह नहीं है कि असल की नकल को हूबहू हो जाए। मतलब ये नहीं, कूटकरण तभी माना जाएगा जब एग्जैक्ट वैसा बन जाएगा। अगर उसका थोड़ा बहुत भी होगा तब भी कूटकरण माना जाएगा। कहाँ पे परिभाषित है? 4 में। तो पहली धारा आपने पढ़ा था कहानी, दूसरी पढ़ी थी आपने एनिमल की बात, तीसरी आपने पढ़ा था बालक की, चौथी क्या पढ़ा? कूटकरण। यानी कि याद भी करते चलना है। मतलब 4 धारा पढ़ लो तो 4 के बाद सोचो पहली क्या पढ़ा था। 5 धारा पढ़ लो तो 5 सोच लो। अगर सोच नहीं पा रहे हो शुरू से तो फिर से पढ़ो, क्योंकि याद तो करना पड़ेगा बेटा। फिर 5 में क्या है? न्यायालय। न्यायालय कौन है? वह न्यायाधीश अप्रेत है जिसे न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया हो या न्यायाधीश निकाय से। 6 में मृत्यु की बात की गई है। मृत्यु का मतलब है मानव की मृत्यु होनी चाहिए, यानी जीव जंतु की मृत्यु नहीं, मानव की मृत्यु होनी चाहिए। 6 में बात की गई। 7 में बेईमानी, 8 में दस्तावेज। तो फिर आपने क्या पढ़ा था? 5 में पढ़ लिया न्यायालय, 6 में मृत्यु, 7 में बेईमानी और जो है 8 में दस्तावेज। फिर दस्तावेज के बारे में 8 में बात की गई है ये। फिर 9 में कपटपूर्ण। कपटपूर्ण के आशय से किया, मतलब कपटपूर्ण क्या है? कपट के आशय से किया गया कोई कार्य क्या होगा? कपटपूर्ण होगा। कहाँ पे है? 9 में बात की गई है। 10 में लिंग की बात की गई है। लिंग में कौन आता है? स्त्री पुरुष उभय लिंग। और जो इन उभय लिंग की जो बात की जाती है इसके लिए अधिनियम है, इसके बारे में पूछा गया था एक बार, तो ये न्यू ऐड किया गया है। पहले स्त्री और पुरुष थी जिसमें धारा 8 थी, अब 10 में बात की गई है लिंग स्त्री पुरुष और उभय लिंग को भी जोड़ दिया गया। तो उभय लिंग के लिए इसलिए जोड़ा गया क्योंकि अब उभय लिंग से अधिकारों का जो संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 में जो बात की गई है वही है। फिर सद्भावना की बात 11 में की गई है। सद्भावना की बात कहाँ की गई है? 11 में की गई है। 11 में सद्भावना की क्या बात की गई कि जो कोई पूरी सतर्कता और ध्यान से किया गया हो तो वह सद्भावना पूर्वक किया हुआ कार्य माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे आप देखोगे जब पढ़ोगे चैप्टर नंबर इसका 3, जिसमें आप देखोगे साधारण अपवाद के बारे में। साधारण अपवाद में जब भी कोई वहाँ पर अधिकारी काम सद्भावना पूर्वक करेगा, अगर उससे कार्य कोई कृत्य हो जाता तो उसके लिए उसको छूट प्रदान की गई है। तो सद्भावना पूर्वक मतलब है कि पूरी सतर्कता और ध्यान से किया गया हो, यानी कि आपको टीचर ने पूरी सद्भावनापूर्ण तरीके से सतर्कता से पढ़ाता है। फिर अगर कहीं क्वेश्चन में कुछ गलत मुंह से निकल जाता है तो उसके लिए आप लोग माफ़ कर दिया करें। तो इसकी बात कहाँ पे की गई है? 2(11 में। फिर 2(12 में बात की गई है सरकार से। सरकार के मतलब अंतर्गत कौन आता है? केंद्र सरकार और कोई राज्य सरकार अप्रेत है। 2(12 में है। 3 में संशय की बात है। ये बात की गई है कहाँ पर कि किसी व्यक्ति को क्या दिया जाता है? आश्रय दिया जाता है। काहे के लिए दिया जाता है? भोजन के लिए, पेय के लिए, धन के लिए, वस्त्र के लिए, आयुध के लिए, गोला बारूद के लिए, वाहन के लिए। ये क्या करता है? उपलब्ध कराता है या सहायता करता है। तो जो पकड़े जाने से बच रहा हो, यानी कि कोई व्यक्ति को पकड़ कोई रहा है और उसको क्या कर दिया है? आपने शरण दे दिया है अपने वहाँ, और उसको भोजन भी दिया है, पानी भी दिया है, धन भी, वस्त्र भी, आयुध, अगर इनमें से कुछ भी दिया तो माना जाएगी कि आपने उसको संश्रय दिया है। लेकिन इसमें नोट बात एक आपको याद रखना है कि पति पत्नी द्वारा एक दूसरे को दिया गया संश्रय अपराध नहीं है। अगर पति पत्नी एक दूसरे को आश्रय दे देते हैं तो वो अपराध नहीं है यहाँ पर। तो हमने 13 देख लिया संश्रय। 14 बात करती है छत। छत का मतलब है कि अवैध रूप से किसी व्यक्ति के छत में क्या शामिल है? शरीर की, मन की, ख्याति की, संपत्ति की। तो छत में क्या आता है? शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति को पहुँची हानि वह क्षति होती है। तो छत क्या है? शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति को हानि पहुंचाता है तो वह क्षत कहलाती है। 14 में बात की गई। 15 में बात की गई अवैध। अवैध का मतलब है ऐसा कार्य जो विधि द्वारा प्रतिबंधित हो
अर्थात जो विधि द्वारा दंडनीय हो। 2:15 में बात की गई है अवैध की। अवैध का मतलब है ऐसा कार्य जो विधि द्वारा क्या होना चाहिए, प्रतिबंधित हो, अर्थात जो विधि द्वारा दंडनीय हो, तो वो अवैध कहलाएगा। जैसे आप लोग अवैध कुछ क्लास में काम करते रहते हो तो वो क्या है, हमारे यहाँ जो इस कॉलेज का जो नियम कानून है उसके द्वारा क्या है, प्रतिबंधित है। जैसे आप लोग मोबाइल चलाते रहते हो और उसके बाद बहुत से ऐसे इलीगल काम करते हो, तो वो सब किस में आते हैं, अवैध में आते हैं। फिर 16 में बात की गई है न्यायाधीश। तो न्यायाधीश कौन व्यक्ति हो सकता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि आप पहली बार जानोगे कि न्यायाधीश जो कलेक्टर न्यायाधीश होता है, कारावास या जुर्माना देने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश होता है, पंचायत का सदस्य न्यायाधीश होता है, अन्य न्यायाधीश जो विचार सुमुक्त करने वाले मजिस्ट्रेट हैं, मतलब विचारणार्थ वो करते हैं, उनको दे दिया गया तो वो भी न्यायाधीश है। आपको पूछ लिया जाता है कि पंचायत का सदस्य न्यायाधीश होता है, तो आप कहते भैया कहाँ से चले आए हो, लेकिन नहीं, बीएनएस की धारा आपकी जो है 216 बताती है कि जो पंचायत का सदस्य है न्यायाधीश है। नोट यहाँ पर याद क्या रखना है कि जो विधि द्वारा ऐसा निर्णय देने के लिए सशक्त किया गया हो, जो किसी विधि कार्रवाई में, चाहे सिविल हो या दांडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा आदेश जिसके विरुद्ध अपील ना होने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। फिर 2:17 में बात की गई है जीवन की। जीवन के अंतर्गत है मानव का जीवन। 2:18 में बात की गई है स्थानीय विधि की। ऐसी विधि जो किसी विशेष स्थान को ही लागू होती है, स्थानीय विधि कहलाती है। जैसे उत्तर प्रदेश का जैसे किराया से संबंधित अधिनियम है, भू राजस्व संहिता है, तो ये क्या है, केवल उत्तर प्रदेश में लागू हो गया, पूरे भारत में नहीं लागू। तो ये क्या हो गया, लोकल लॉ हो गया, यानी कि स्थानीय विधि हो गई। फिर 2:19 में बात की गई पुरुष। पुरुष के अंतर्गत किसी भी आयु का मानव नर घोतक है। अभी पुरुष की बात आपने 9 में पढ़ ली, और उससे पहले आपने बालक की बात कहाँ पढ़ी थी, 3 में 2 के। फिर 20 में बात की जाती है मास और वर्ष के। ये क्वेश्चन बनता है कि मास और कर के अंतर्गत, वर्ष के अंतर्गत कैलेंडर कौन सा माना जाता है, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर माना जाता है। जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है उसको मान्यता प्रदान की गई है। तो 21 में जंगम संपत्ति की बात की गई है, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी की। इसके अंतर्गत हर प्रकार की मूर्त संपत्ति आती है जिसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसके अंतर्गत क्या नहीं, देखो क्या आता है जंगम संपत्ति, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया था, यानी मूर्त संपत्ति, इसको आप, ठीक है। तो फिर इसके अंतर्गत नहीं आता है, क्या नहीं आता, जो भूबद्ध हो, यानी कि भूमि में जकड़ी हो, जो अस्थायी रूप से किसी चीज़ से जकड़ी हुई हो, तो वो नहीं आती हैं। फिर 2:22 में क्या है, वचन। वचन के अंतर्गत एक वचन में बहुवचन सम्मिलित है, यानी कि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति लिखा है तो व्यक्ति के अंतर्गत कई व्यक्ति भी हो सकते हैं। इसी तो एक, जब से बालक की बात की गई तो एक बालक ने कई जो भी है, तो एक वचन में बहुवचन यहाँ पर शामिल है। 22 में बात की गई। 23 में बात शपथ की गई। शपथ की बात कहाँ पे की गई, 23 में 2 की। तो जो न्यायालय में सबूत के प्रयोग के लिए काम में लाया जाता है या विधि द्वारा निर्धारित कोई घोषणा, जो न्यायालय में सबूत के प्रयोग के लिए काम में लाया जाता है या विधि द्वारा निर्धारित कोई घोषणा, तो क्या हो जाएगी, वो शपथ। 2:24 में अपराध की बात की गई है, ठीक है। तो इस धारा में दंडनीय कोई भी कार्य अपराध कहलाएगा। अपराध के आवश्यक तत्व क्या है, मानव दुराशय, कार्य या लोभ या दूसरे व्यक्ति को क्षति। तो यह इस पर जजमेंट एक है प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार का। कोई भी पति अपनी पत्नी के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य करता है जो इस संहिता में दी गई परिभाषा के अंतर्गत है, तो वह अपराध है। फिर 2:25 में बात किसकी गई है, लोभ की। लोभ के अंतर्गत क्या आता है, लोपों की अबावली का उसी प्रकार घोतक जिस प्रकार एक लोप का होता है। लोप को जब आपने इस पर एक दृष्टांत देखा होगा, दृष्टांत में होता है कि एक व्यक्ति जो होता है जेलर होता है, और जेलर क्या करता है, कैदी को खाना खिलाने के लिए उसके लिए व्यवस्था करने की सारी जिम्मेदारी उस पर होती है, लेकिन वो क्या करता है, उसको नहीं देता है। तो क्या करता है, अपना कार्य ना करके उसने क्या किया, लोभ किया। तो लोभ को भी दंडनीय बनाया गया है। तो लोभ को परिभाषित कहाँ पे की गई है, 2:25 में। 2:26 में बात की गई है व्यक्ति की। और व्यक्ति के अंतर्गत क्या आता है, कंपनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जरूरी नहीं है कि वो उनका निगमन ही हुआ हो। व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी भी आती, संगम, तो ये सब पूछ लिया जाएगा आपसे। 2:27 में लोक की बात की गई है। तो लोक में कोई भी वर्ग या समुदाय जिसके अंतर्गत आता है, तो वर्ग और समुदाय दोनों किस में आता है, लोक में, पब्लिक में।
तो लोक सेवक में क्या आता है, 228 में बात की गई। लोक सेवक के अंतर्गत तीनों सेना के आयुक्त आते हैं, न्यायाधीश आते हैं, न्यायालय का ऑफिसर आते हैं, जूरी के असेसर आते हैं, मध्यस्थ आते हैं, जेनर आते हैं, थानाधिकारी आते हैं, सरकार की ओर से संपत्ति की देखरेख करने वाला अधिकारी भी आता है, जिले ग्राम में संपत्ति की देखरेख करने वाला अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी आता है, सरकार की सेवा से वेतन प्राप्त करने वाला अधिकारी लोक सेवक के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर आपने केस देखा होगा, नगर पालिका पार्षद, जिला प्रमुख, ग्राम प्रधान लोक सेवक नहीं है। कौन कौन नहीं है? नगर पालिका परिषद, जिला प्रमुख, ग्राम प्रधान लोक सेवक नहीं है। रमेश बालकृष्णन वर्सेस महाराष्ट्र, लेकिन यह न्यायालय की मदद करते समय लोक सेवक हो सकते हैं। क्लियर। फिर बात करते हैं क्या होमगार्ड जो हैं लोक सेवक हैं? जी हाँ, क्योंकि वो लोक सेवक क्या करते हैं, ये सरकार से वेतन प्राप्त करते हैं। इस पर एक लैंडमार्क जजमेंट है, रमेश बालकृष्णन बनाम महाराष्ट्र, जिसको याद कर लेना है। विपिन वर्सेस केरल राज्य का मामला याद कर लेना है। फिर बात करते हैं जो एमएलए विधायक लोक सेवक है, तो कहते हैं नहीं है, क्योंकि विधायक लोक सेवक नहीं होता है। केस है आर एस नायक बनाम AR अंतुले का केस है, जिसमें कहा था क्योंकि यह केंद्र सरकार से वेतन प्राप्त नहीं करता है, राज्य के निधि कोष से वेतन प्राप्त करता है, इसलिए लोक सेवक नहीं है। तो कहते हैं क्या कोतवाल लोक सेवक है? जी हाँ, क्योंकि क्योंकि सरकार से वेतन पाते हैं। क्या संसद लोक सेवक हैं? तो केस है M करुणानिधि बना, और एक मुख्यमंत्री और मंत्री लोक सेवक होंगे, ये बात कही गई है M करुणानिधि के बारे में बाद में। फिर 229 में बात की गई है कि विश्वास करने का कारण कहाँ परिभाषित है, तो 229 में विश्वास करने का कारण परिभाषित है, उस बात पर विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो। 230 में बात की गई है विशेष विधि की, ऐसी विधि जो किसी विशिष्ट विषय को लेकर लागू होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, SC/ST कानून, रेलवे अधिनियम, ये सब क्या है, ये जो SC/ST के कानून हैं, रेलवे संबंधित जो वगैरह कानून जो हैं, ये विशेष कानून हैं। तो जैसे लिमिटेशन एक्ट है, ये सारे विशेष कानून हैं। फिर है मूल्यवान प्रतिभूत, 31 में है 2 के, इसके अंतर्गत क्या आता है, सृजित, अंतरित और निर्वापित को छोड़कर विधिक अधिकार आते हैं। फिर इस पर केस हैं, आप लोग सभी देख लेना। फिर 232 में बात की गई है जलयान की। जलयान के अंतर्गत मानव या संपत्ति के प्रवाहन के लिए बनाई गई कोई साधन है। तो 233 में है स्वेच्छा। स्वेच्छा के अंतर्गत क्या आता है, यदि व्यक्ति ऐसे साधनों द्वारा कार्य करे जैसे वह चाहता है, तो वह कार्य स्वेच्छा से माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसे साधनों का कार्य करे जैसे वह चाहता है, तो वह कार्य स्वेच्छा से माना जाता है। इसको इस प्रकार से समझें कि ए लूट को सुकर बनाने के लिए गृह में आग जला देता है, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ए का जो आशय मृत्यु कारित करने का नहीं था, लेकिन वह जानता था कि इसका परिणाम यही होगा, तो यहाँ पर ये स्वेच्छा का अंतर्गत आएगा। 234 के में बिल की परिभाषा दी गई है। बिल के मतलब है वसीयते, अभिप्रेत है वसीयत। और 235 में महिला की परिभाषा दी गई। तो महिला के अंतर्गत किसी भी आयु की नारी आती है। पहले स्त्री की परिभाषा कहाँ पे थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। 236 में बात की गई है सदोष अभिलाप, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति से लाभ प्राप्त करना जिसका वह स्वामी ना हो, तो उस क्या होता है सदोष अभिलाप। सदोष हानि 237 हैं। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिसमें हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार हो। 238 में बात की गई है सदोष अभिलाप प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना, सदोष रखना एवं सदोष अर्जन करना, तो ये सब किस में आएगा, सदोष अभिलाप और सदोष हानि को। 239 में शब्द एवं पद जो कोई इसमें नहीं परिभाषित है, तो BNSS 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत जो परिभाषित हो उनका अर्थ वहाँ से लिया जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। फिर आगे हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।